चलो चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। अच्छा अभी थोड़ी देर दो मुझे, सुनने का काम करो प्लीज। सो हमारा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट दो मुझे, शांति से एकदम अच्छे से सुनना इसको। व्हाट इज द मीनिंग नाउ, देखो ये कोड आप लोगों को बात कर रहा है अबाउट सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सोशल सिक्योरिटी, जैसे हम लोगों ने ना जब भी दो कोड चालू किए थे, वेजेस चालू किया था, तो वेजेस क्या था, उसमें कौन से एक्ट आए थे ये देखा था। देन आप लोगों ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पढ़ा, तो उसमें कौन से एक्ट से किस वजह से आया वो पढ़ा था। अब अच्छे से ध्यान देना ऑन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी। अच्छा बताओ नाम से क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, क्या समझ में आ रहा है बताओ। सोशल सिक्योरिटी देनी है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी। अच्छा सिंपल, किसको देंगे ये सोशल सिक्योरिटी, अपने एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो लिखते हैं इधर गिवन टू योर एम्प्लॉय स्लैश वर्कर्स, ठीक है। सिक्योरिटी वर्ड यूज किया है, मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं कि हम अपने वर्कर या एम्प्लॉय को कोई टाइप का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट इवेंट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच थिंग्स। तो नाउ यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एंड वर्कर्स को, ठीक है, कुछ भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का इवेंट्स हुआ जिसकी वजह से हमारे वर्कर को या एम्प्लॉय को इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उनको दे रहे हैं ये सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सिंपल मतलब ये हुआ द प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी द काइंड ऑफ सेफ्टी नेट और काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। किसको देना है ये प्रोटेक्शन, तो हमारे एम्प्लॉयज को या हमारे वर्कर्स को, ठीक है, जिनको ना कुछ भी नुकसान होता है। और यहाँ पे नुकसान का मतलब हुआ फाइनेंशियल नुकसान, ठीक है। उस फाइनेंशियल नुकसान से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपने एम्प्लॉयज को या वर्कर को ये सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन मीनिंग क्लियर हुआ, सिक्योरिटी आया तो प्रोटेक्शन वर्ड आया, किसको देना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को एंड वर्कर्स को। किस चीज के अगेंस्ट देना है, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जिसको आप लोग बोल सकते हो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल्सो। और बेटर तरीके से समझू तो क्या इसको मैं अर्निंग कैपेसिटी बोल सकती हूँ, यस। तो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अगेंस्ट हम लोगों को कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वर्कर को कुछ भी ऐसा चीज हुआ है, हम लोगों को उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। इतनी बात क्लियर है, तो सोशल सिक्योरिटी समझा। अच्छा अब ना मुझे यह समझना है ऐसे तो कौन से इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से अचानक हमारे वर्कर को या हमारे एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट आ जाता है, ठीक है। अब कुछ इवेंट्स के नाम लिखती हूं मैं। एक तो है सिम, शॉर्ट फॉर्म है ये, सिकनेस, ठीक है, इंजरी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। दूसरे इवेंट्स होते हैं जिसमें कुछ टाइप के, सपोज ओल्ड एज, रिटायरमेंट के बाद के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, एजुकेशन के खर्चे, एंड इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसमें हमारे वर्कर को या एम्प्लॉय को नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली उसको नुकसान हो सकता है। अच्छा इंजरी होती है ना, इंजरी, तो इंजरी में हो सकता है या तो डिसेबलमेंट या ना सीधा का सीधा डेथ भी हो सकती है, पॉसिबल। डिसेबलमेंट में फर्दर टाइप्स होते हैं, टेम्पररी या फिर परमानेंट। अब ये सारे इवेंट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ रहा है कि वर्कर को नुकसान हो रहा है, एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये चीजें है ना, जैसे सिकनेस हो गया, इंजरी हो गई, इंजरी की वजह से डिसेबलमेंट, डेथ, जो भी सिचुएशन हुआ, दिस विल बी अराइजिंग आउट ऑफ ऑक्यूपेशन ओनली, काम करते दौरान ये चीज हुई है। जैसे अगर आपको याद होगा हमने वो जो कोड पढ़ा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, उसमें बार बार वर्ड आ रहे थे ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल इंजरी। यहाँ पे भी ये जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं काम करने के दौरान हो रही है, ठीक है।
So arising out of occupation or in the course of employment. ठीक है. So डू यू थिंक सो हमारा एम्प्लॉयर ये सारे सर्कमस्टांसेस में कुछ तो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे वर्कर को एम्प्लॉय को कुछ तो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए. ठीक है. नाउ जस्ट इमेजिन एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है जो अपने घर पे ना सोल अर्नर है. ठीक है. सिर्फ वही काम करता है और वही अपना घर चला रहा है, पैसे कमा रहा है. अब सोचो उस सोल अर्नर को ही कुछ हो जाता है. ठीक है. या उसको इंजरी हो जाती है काम करते दौरान, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, या कोई भी रीजन, मेडिकल रीजन हो जाते हैं. अब सोल अर्नर को बेचारा इम्पैक्ट हो गया उसको. मतलब जो वो पहले काम कर पा रहा था वो काम अब तो नहीं कर पाएगा. ठीक है. बट एंड सिंस ही वाज अ सोल अर्नर एंड इसको काम करने के दौरान इस चीज हुई है, सो डोंट यू थिंक सो आवर एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस और सम काइंड ऑफ कंपेंसेशन. ठीक है. दूसरा, ये जो ओल्ड एज की बात हो रही है मतलब रिटायरमेंट की बात हो रही है ना. अब एक पर्सन ने, एक वर्कर ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से बहुत अपने करियर्स के इंपॉर्टेंट ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट करके दे दिए, एम्प्लॉयर के लिए एकदम डेडिकेटली काम किया. अब उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई और वो रिटायर होने वाला है. ठीक है. रिटायर हो जाएगा तो उसकी सैलरी, वेजेस सब कुछ बंद हो जाएगा. बट क्या उसके खर्चे बंद हो जाएंगे? नहीं. दूसरा, ये वर्कर और एम्प्लॉय उस कैटेगरी का है कि इसने बहुत ज्यादा कुछ अपने लाइफ टाइम ऑफ द करियर में इतना कुछ कमाया होगा कि उसके पास बहुत अच्छी सेविंग्स होगी कि रिटायरमेंट के बाद वो सेविंग्स को यूज करके अपना लाइवलीहुड कैरी ऑन कर सके. नहीं होगा. तो जब उसने अपने इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए और इतनी मेहनत से काम किया, डेडिकेशन से काम किया, तो एम्प्लॉयर की ही ड्यूटी बनती है कि उसको एक फंड प्रोवाइड करे ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं उस सारे खर्चों को कोप अप कर सके, तो अपना गुजारा भी चला सके और उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है उनका गुजारा भी चला सके. ठीक है. तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोड बनाया है और उस कोड का नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. ठीक है. इसको एक वर्ड में बोलूं सोशल सिक्योरिटी को अभी, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऐसे. सो सोशल सिक्योरिटी इज इक्वल टू फाइनेंशियल plus medical cover provided to our employee in case of any uncertain events or unwanted events. बराबर. तो इसको बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी. आर वी क्लियर विद द आइडिया ऑफ दिस कोड? सो क्या बात किया हम लोगों ने? सिक्योरिटी वर्ड यूज किया है. सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कुछ चीजों से प्रोटेक्शन, कुछ चीजों से ये चीज करना. अभी किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम लोग? हमारे एम्प्लॉयज को या हमारे वर्कर को दे रहे हैं. क्यों प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या किस इवेंट्स के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? तो वर्कर या एम्प्लॉय को कुछ अनवांटेड या अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से नुकसान हुआ है और ये नुकसान कैसा है? तो डायरेक्टली उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करता है और उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, वैसा नुकसान है. अब वो एम्प्लॉय एक सोल अर्नर है अपनी फैमिली में, तो ही इज दैट वन जो कमा रहा था अभी तक और उसी को ही अगर कुछ हो जाता है तो ही विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन हिज फैमिली ऑल्सो एंड हिज लाइवलीहुड ऑल्सो. तो यहाँ पे अगर उसको वो डिजीज या इंजरी या कुछ भी चीज हुआ है, एम्प्लॉयर काम करने के दौरान हुआ है, तो एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल है उसको कुछ टाइप का फंड, कुछ टाइप का कंपेंसेशन या कुछ टाइप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए. एंड विद दिस आइडिया ओनली हम लोगों ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाया है. इतनी बात क्लियर है? ओके. अब इस कोड में ना कुछ मेन एक्ट्स जो थे ना, वो मेन एक्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ. जैसे इस कोड में एक एक्ट है ESI एक्ट. पार्ट ए पढ़ा था ना हम लोगों ने, एक चैप्टर में आया था, इसके बारे में थोड़ी सी चीज आई थी. देन हम लोगों के पास में EPF एक्ट है, बताती हूँ सब क्या है. एक हमारे पास है मैटरनिटी बेनिफिट. ठीक है. एक होता था हमारे पास में एम्प्लॉय कंपेंसेशन. ऐसे ना टोटल तो 9 एक्ट्स है जो यहाँ पे समराइज होके कोड बना हुआ है, बट मैं आप लोगों को मेन एक्ट के बारे में बता रही हूँ. अच्छा, इसी के अंदर है ना हम लोगों ने जो कल अप्रेंटिस एक्ट पढ़ा वो भी इंक्लूडेड था. ठीक है. अच्छा, अभी व्हाट इज ESI एक्ट? ESI एक्ट का मतलब हुआ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. ये जो मैंने सिम लिखा ना यहाँ पे, ये सिम मतलब सिकनेस, इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट. ये सिम में जो भी इंश्योरेंस है ना वो हमारा एम्प्लॉयर देता है एंड कंट्रीब्यूशन किया जाता है बाय द साइड ऑफ एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉयर. वो सारी चीजें ESI में कवर होती थी. ठीक है. फिर आफ्टर रिटायरमेंट का जो खर्चा होता था, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो एक फंड प्रोवाइड करना था,
जिसको आप लोग प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड बोलते हो, वो आता था आपका ईपीएफ एक्ट में, ठीक है। और एक एक्ट आता है यहाँ पे, उसका नाम है आपका ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी सुनी होगी, पता है, लोग बोलते हैं मुझे इतना ग्रेच्युटी फंड मिला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का इसी एक्ट के अंदर आता है। मैटरनिटी बेनिफिट, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि 6 मंथ्स की पेड लीव दी जाती है, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाता है, तो या तो फिर सिम में द फीमेल एम्प्लॉय कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एन इंश्योरेंस अमाउंट, वो जाएगी। अगर वो सिर्फ इंश्योरेंस का अमाउंट लेती तो वो ईएसआई एक्ट में जाती थी। अगर वो 6 मंथ्स का पेड लीव एंड ऑल द फैसिलिटीज दैट इज गिवन टू हर, वो मैटरनिटी बेनिफिट में एक्ट में जाता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू ऑल द फीमेल एम्प्लॉय, कि उसको इतने डेडिकेटेड एंड प्रीशियस टाइम पे काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए, जस्ट बिकॉज शी मे बी द सोल अर्नर ऑफ हर फैमिली। सो प्रॉपर रेस्ट एट द टाइम ऑफ मदरहुड, ऑल दैट थिंग कवर्स अंडर योर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो उधर की भी बात किया था यहाँ पे। अब एम्प्लॉय कंपेंसेशन क्या है, तो जिन भी लोगों को ईएसआई एक्ट अप्लाई नहीं होता था, मतलब हमारे इंश्योरेंस इसमें नहीं देता थे, वैसे लोगों को हम लोग एम्प्लॉय कंपेंसेशन में इंक्लूड करते थे। अब आप एम्प्लॉय इंश्योरेंस वर्ड बोलो कि कंपेंसेशन बोलो, दोनों ही नुकसान की भरपाई करने के लिए या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए दिया जा रहा है, तो या तो ईएसआई एप्लीकेबल होगा या फिर अपना कंपेंसेशन वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। सो कुछ ऐसे 9 एक्ट को समराइज करके और रिपील करके हमने इस कोड को बनाया हुआ है, इसीलिए अपने पास 9 चैप्टर्स है इस कोड के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को वो 9 के 9 कोड चैप्टर्स पूरे के पूरे पढ़ने इस एक्ट के अंदर, ठीक है। Now, are we clear with this much idea of what is social security code and what is all about in this code? So पहले हम लोग फटाफट से इसको लिख देते हैं, देन आगे चलते हैं। So now please see, we are starting with your code on social security. आप लोगों ने मीनिंग वगैरह लिख दिया। अब देखो जो 9 एक्ट्स की मैं बात कर रही थी जिसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है इन दिस कोड, ये 9 एक्ट है आप लोगों का। ईएसआई सुना आप लोगों ने, ईपीएफ सुना, देन आपने मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सुने, ठीक है। अब नया क्या है, तो नया ना यहाँ पे ये है, जैसे ईएसआई और ईपीएफ और ग्रेच्युटी वगैरह जो बने थे ना, जो एक्ट था, वो लोग तब ना बहुत पुराने एक्ट, सॉरी मैं भूल गई। अभी आ रहा है आवाज बराबर? डन, ठीक है, सॉरी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जब हम लोगों के पास में ये 9 एक्ट को हम लोगों ने इंकॉर्पोरेट किया है इन अवर दिस कोड, इसलिए आपके कुछ 9 चैप्टर्स बनते हैं। अब आप लोगों का एक्ट जो हाईलाइटेड है ना, उसका ईयर देखो, बहुत पुराने टाइम के हैं। अच्छा, उस टाइम पे हमारे पास ये जो जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म, ये सारे वर्कर्स नहीं थे, फ्रीलांसर्स उतने ज्यादा नहीं थे, ठीक है। तो जब ये ईएसआई, ईपीएफ और ये सब एक्ट बना हुआ था ना, तब हम लोगों के पास में जो गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे वो इतने पुराने एक्ट थे, हम लोगों के पास में ये कंसेप्ट नहीं था। लेकिन now in this code we have also included and we have also extended the benefits of social security to all these unorganized sector workers also. मतलब अब एक होम बेस्ड वर्कर होगा ना, मतलब जो अपने घर पे बैठ के काम कर रहा है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जो ये सारे डिलीवरी पार्टनर्स है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। हमने ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर्स जो होते थे, और अभी आप लोग अगर ये जोमेटो, स्विगी वगैरह को, ये भी एम्प्लॉयर है, ये न्यू टाइप के एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है टू गिव द सोशल बेस्ड सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू ऑल दीज वर्कर्स। तो आप लोगों को दिखेगा, देखो एक नया, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आप लोग का ये सब आएगा। अब दूसरे बाकी के एक्ट क्या बचे वो देखो। तो एक जैसे ईएसआई जो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो ईएसआई का बेनिफिट देंगे, जिनके ऊपर नहीं होगा वो लोग एम्प्लॉय कंपेंसेशन देंगे, ठीक है। एक्ट के ईयर देखो कितने पुराने एक्ट है वो। देन अगर हम लोग बात करें तो हमने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात किया हुआ है, यहाँ पे देखो वो लोगों को भी इंक्लूड किया है। हमने ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के वर्कर्स की बात की थी, सिने वर्कर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। देन यहाँ पे ना एक और चीज दिया हुआ है, आपको एक डेफिनेशन आएगा इधर, जिसको करियर सेंटर्स बोलते हैं। पुराने टाइम पे, मतलब थोड़े टाइम पहले, जब हमारे पास लिंक्डइन और सोशल मीडिया इतना एक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं होते थे ना, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते थे, वेरियस गवर्नमेंट के सेटअप सेंटर्स होते थे, जहां पे ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपना वो रजिस्टर करते थे
एंड एज पर द सुटेबल जॉब ऐसे हायरिंग होता था, ठीक है, ऐसे सेंटर्स होते थे अलग अलग। तो कंपलसरी हमारे एम्प्लॉयर को उधर रजिस्टर करने का, जो भी वैकेंसीज है टाइम टू टाइम बताने का, अपने एम्प्लॉयज और वर्कर्स लोग भी वहां पे रजिस्टर करते थे एंड इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट वगैरह किया जाता था। तो यहाँ पे इधर उस एक्ट के बारे में भी बात किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे पास में 9 एक्ट्स है जिनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है दिस कोड, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी एंड द ऑब्जेक्टिव, मुझे बताओ अभी तक आप लोग को इस कोड का क्या ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है इस कोड में क्या बेनिफिट हो रहा है वर्कर को? लाइफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज मेडिकल बेनिफिट, ये सब एक्सटेंड हुआ है। तो मतलब हमने यहाँ पे ना वर्कर की अगेन हेल्थ, अगेन सेफ्टी, उसका ध्यान रखा है। अब उस कोड में भी लिखा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वाले कोड में कि सेफ्टी हेल्थ का ध्यान रखना है, इधर भी सेम चीज लिखी है, बट व्हाट इज द एडिशनल और व्हाट इज द डिफरेंस? तो यहाँ पे हम लोग उनको इंश्योरेंस का अमाउंट एज वेल एज कंपेंसेशन का अमाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद के फंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक एडिशनल चीज हुआ, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने उनकी सेफ्टी हेल्थ तो देखी, उनकी लाइफ भी देखी, मेडिकल बेनिफिट भी एक्सटेंड किया। अब एक चीज बताओ, क्या ये सारा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उनके एम्प्लॉइज को ही कि डिपेंडेंट्स को भी होगा? यस, डिपेंडेंट्स को भी होगा, मतलब फैमिली मेंबर्स को भी होगा। देन आप लोगों ने फीचर्स ऑफ द कोड पढ़े थे अलग अलग इस कोड में, अभी भी फीचर्स ऑफ द कोड आएंगे। हमने डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन को क्या किया है, एक्सटेंड किया हुआ है, सो दैट वी कैन इंक्लूड मोर एंड मोर फैमिली मेंबर्स हियर। सो दैट इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड। क्लियर है इतना? और एप्लीकेबिलिटी इस कोड की क्या बोलता है, तो अगर आप जनरल एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो जनरल एक्टिविटी बोलता है कि आपका कोड एप्लीकेबल होगा सारे वर्कर्स को। एंड यहाँ पे द गुड थिंग इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल आल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है ना, ये जनरल एप्लीकेबिलिटी है, ओके। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग आपको एक्ट दिख रहे थे ना, जो अभी इस कोड में बन गए 9 चैप्टर्स, ठीक है, हर एक जो चैप्टर बना हुआ है उसकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है। मतलब आप लोगों को ना देखो, अभी यहाँ पे नीचे ना, आफ्टर वी आर फिनिशिंग विद द फीचर्स ऑफ दिस कोड, आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड दिखेगा, दिख रहा है? ईपीएफ की एक एप्लीकेबिलिटी, ईएसआई की एक एप्लीकेबिलिटी, ऐसे हम लोगों के अलग अलग चैप्टर्स की आप लोगों को एप्लीकेबिलिटी दिखेगी। तो थोड़ा सा हमारे लिए इस कोड के लिए एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आप लोगों ने अभी जो देखा एप्लीकेबिलिटी, इट्स अ जनरल एप्लीकेबिलिटी कि कोड किन लोगों के लिए बना हुआ है। तो कोड सारे लोगों के लिए बना हुआ है, सारे वर्कर्स के लिए बना हुआ है, और ये न्यू टाइप के वर्कर्स के लिए भी बना हुआ है, विच आर that your unorganized sector, gig worker and the platform workers, सबकी डेफिनेशन आएगी। मैं इन डिटेल आप लोगों को फोटो के साथ दिखाऊंगी ये वर्कर्स कौन है, तो तुम लोगों को याद रहेगा ये चीज, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर applicability, that is about your objective of the code and which 9 acts have been subsumed in this code, okay. मूविंग फॉरवर्ड टू द फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है। इनको ना हम लोग हर एक कोड की बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी नया इंप्लीमेंट हुआ है ना, तो वो लोग आपको 5-8 मार्क का ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इस कोड के क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब वन बाय वन सुनो। सो फर्स्ट फीचर सेज दैट एक्सपैंडेड ईएसआई कवरेज, ठीक है। तो ईएसआई कवरेज को ना हम लोगों ने किया है एक्सपांड इन द सेंस ऑफ, कैसे? तो अब हम लोग ईएसआई का कवरेज पैन इंडिया बेसिस पे लेंगे, ठीक है। मतलब सारे वर्कर्स इधर भी जो भी कोने में काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी एस्टैब्लिशमेंट, सब लोगों को एक्ट अप्लाई होगा। नीचे आपको एप्लीकेबिलिटी दिखेगी, पर हम लोगों ने ये कवरेज को पैन इंडिया बेसिस पे एक्सटेंड किया हुआ है। दूसरा, अब जो हैजार्डस इंडस्ट्री होगी ना, वहां पे आपको नंबर ऑफ वर्कर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उधर एक वर्कर भी काम कर रहा है ना, तो ईएसआई अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज समझो हैजार्डस इंडस्ट्री है, यानी वर्कर की सेफ्टी, और वर्कर का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है, वो पॉसिबल है। तो हम लोग ना 10 वर्कर होंगे या 20 वर्कर होंगे तब तक की वेट नहीं करेंगे। फॉर हैजार्डस एंड लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी एंड द बिजनेस, this code, this chapter or this ESI will be applicable to all of them, ठीक है। देन आप लोगों ने प्लांटेशन वर्कर्स सुना था, प्लांटेशन, टी प्लांटेशन वगैरह, उन वर्कर्स के ऊपर भी ESI कवरेज कैन बी एक्सटेंडेड। एंड लास्टली इट सेज दैट अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में लेस देन 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में वॉलेंटरीली ऑप्ट फॉर दिस कोड। समझ आया? तो पहला फीचर क्या बोलता है, ईएसआई की कवरेज को हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपांड।
एक्सपांड कैसे किया है, तो हमने इसको अप्लाई किया है ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। देन जो एस्टैब्लिशमेंट में लेस देन 10 एम्प्लॉइज है उनके ऊपर भी ये कोड एप्लीकेबल हो सकता है इफ दे वॉलंटरीली ऑप्ट फॉर द थिंग, ठीक है। देन अगर हजार्डस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस हुआ तो सबके लिए मैंडेटरी, ठीक है, एंड प्लांटेशन वर्कर के लिए भी इट इज एक्सटेंडेड, ठीक है। अब ईएसआई की बात की, अब हम लोग ईपीएफ की बात करेंगे। ईपीएफ का मतलब वो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईपीएफ के लिए ये बोला है कि हमने ना इनका टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ाया है और कुछ चीजों को एकदम स्ट्रीमलाइन करके टाइम लिमिट के अंदर लाया है। मतलब कि क्या, तो पहला, अगर आपको ईपीएफ से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है या कोई भी क्वेरी है आपको, ठीक है, तो 5 साल तक की लिमिट आपको दी जाती है। देखो कोई एम्प्लॉय को ऐसा हो सकता है ना, मेरा ईपीएफ का पैसा क्या होगा, कब विड्रॉ हो सकता है, जो भी इंक्वायरी है उसके लिए एम्प्लॉय को 5 साल की लिमिट दी जाती है, ठीक है। अब अगर ईपीएफ के पैसे को रिकवर करना है एम्प्लॉयर की पॉइंट से, एम्प्लॉयर ने अगर पैसा दिया नहीं और अगर हमको रिकवरी प्रोसीडिंग्स करनी है, ठीक है, तो रिकवरी प्रोसीडिंग कौन करेगा, अपनी अथॉरिटी। तो उन सारी अथॉरिटी को रिकवरी प्रोसीडिंग्स का जो भी मैटर है वो 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर देना है, ओके। अब इन 2 साल में हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरीली कि आपको सारे केस में एक्सटेंशन मिलेगा। तो समझ में आया इस टाइम बाउंड रेस्ट्रिक्शन रखने का मतलब क्या, ताकि कभी भी कोई भी मुंह उठा के आए और केस फाइल करे और उसमें टाइम वेस्ट हो, उससे बेटर है सब कुछ एक टाइम लिमिट के अंदर हो जाए। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर दिस थिंग। सी इम्पैक्ट इज सुओ मोटो रीओपनिंग ऑफ द केसेस इज अबॉलिश्ड, मतलब आप नहीं कर सकते कभी भी, एंड इंश्योरिंग इट विल बी एश्योरिंग यू अ टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द मैटर। कुछ समझ रहा है हम लोगों को, समझ रहा है, गिव अप नहीं करना है। अभी 2 कोड खत्म करके फिर हम लोग पढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। तो फटाफट से सुनो, व्हाट इज दैट फीचर, पहला वाला ईएसआई के लिए था, दूसरा वाला ईपीएफ के लिए। तो ईपीएफ के लिए बोला है कितने टाइम तक आप जा सकते हो, 5 साल। कितने टाइम में रिकवरी प्रोसीडिंग का मैटर हैंडल हो जाएगा, 2। एक्सटेंशन मिलेगा क्या, यस। कितने टाइम का, 1 साल का, ठीक है। अभी थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला फीचर भी हमारे ईपीएफ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो देखो। तो पहले ना क्या होता था, अगर एम्प्लॉयर को कुछ भी अपील फाइल करनी होती थी, ठीक है, या उनको कुछ भी मैटर के रिगार्डिंग वो लोग अगर डिससैटिस्फाइड होते थे और अपील फाइल करने के लिए जाते थे, कौन, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को ना कुछ अमाउंट को प्री डिपॉजिट करना होता था। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हो गया डिस्प्यूट, किससे रिगार्डिंग, पीएफ के पैसों के रिगार्डिंग। तो हमारे कोर्ट ने, एक अथॉरिटी ने डिसीजन दिया कि आपको अपने एम्प्लॉय को इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। अपना एम्प्लॉयर इज डिससैटिस्फाइड विद द डिसीजन, तो वो बोलता है मैं अपील फाइल करने जाऊंगा टू द हायर कोर्ट। एंड अब अगर एम्प्लॉयर को अपील फाइल करनी है ना हायर कोर्ट में, सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्री डिपॉजिट। ये आप लोगों ने बाकी की भी अपील प्रोसीडिंग में सुना होगा। तो प्री डिपॉजिट करना होता है हमारे एम्प्लॉयर को, ठीक है। पहले ये प्री डिपॉजिट का अमाउंट था 40 से 70% की रेंज तक जाता था। अब हमने इसको लोअर डाउन कर दिया है 25% की रेंज में। अब ये 25% या 40%, 70% किसका देखोगे, तो इधर कोर्ट ने जो अमाउंट बोला ना उसका आप लोगों को जो हायर कोर्ट में जाना होता है, इसका परसेंटेज इज नाउ 25। तो सिंपल भाषा में मैं क्या ये समझू, अगर एम्प्लॉयर को अपील फाइल करनी है तो उसके लिए प्री डिपॉजिट कितना, 25% ऑफ द अमाउंट। ये समझ आया। दूसरा, अच्छा इससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा इससे, तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो एम्प्लॉयर पे थोड़ा कम होगा, ईज ऑफ बिजनेस प्रमोट होगा। एंड देखो हर बार एम्प्लॉय की गलती हो ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, तो एम्प्लॉयर को भी सही तरीके से जस्टिस दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपको लोगों को नया टर्म सुनना है, सेल्फ असेसमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन सेट। अभी ये जिसने टैक्स पढ़ा होगा ना, सेस सुना होगा आप लोगों ने, पता है जब आप पूरी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो उसके बाद सेस लगता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ टैक्स स्लैश ड्यूटी। ओके, कंस्ट्रक्शन सेस का मतलब क्या हुआ वो समझना, मैं यहाँ पे छोटू सा लिख देती हूँ आप लोग को याद रहे उसके लिए। सो कंस्ट्रक्शन सेस दैट मीन्स काइंड ऑफ अ टैक्स और अ ड्यूटी which is levied on the employer या ओनर जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। ये अमाउंट कौन लगाता है भाई, टैक्स का अमाउंट है ऑब्वियसली कौन लगाएगा, अपना गवर्नमेंट, ठीक है। नॉर्मली ना जनरली मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ 2% या 4% तक का अमाउंट रहता है
ये लगाया जाता है। आप सेस भी पढ़ोगे टैक्स में तो आप लोगों को इतना परसेंटेज दिखेगा। ये अमाउंट ना हमारी गवर्नमेंट ओनर एम्प्लॉयर जो होता है ना कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वर्क वाले के, उसके ऊपर लगाती है। अब ये 2% या 4% किसका होता है? टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का होता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ दैट टैक्स। अभी इससे गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो आप बार बार सोशल सिक्योरिटी सुन रहे हो ना, उसका एक फंड बनता है, अभी आपको भी नीचे आएगा। तो गवर्नमेंट इतना पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ सेस, एंड वो पैसा एम्प्लॉयर से लेने के बाद गवर्नमेंट डिपॉजिट करता है उसको इन द सोशल सिक्योरिटी फंड और अ काइंड ऑफ फंड। बट ये फंड सिर्फ और सिर्फ वर्कर के बेटरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। अभी समझो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क भी तो डेंजरस काइंड है ना, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, वर्कर को कुछ भी चोट लग सकती है, उसके लिए होता है ये कंस्ट्रक्शन सेस। समझ आया अभी? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, और इधर लिख देते हैं, टैक्स और अ ड्यूटी लेवाइड मतलब चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, अभी नॉर्मली इट इज समवेयर अराउंड 2% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट डिपॉजिट दिस अमाउंट, या गवर्नमेंट इस चीज को क्यों कलेक्ट किया हुआ है? फॉर सोशल सिक्योरिटी फंड। भी ये सोशल सिक्योरिटी फंड का बेनिफिट किसको मिलेगा? अपने वर्कर्स को मिलेगा। अब इतनी बात क्लियर है? क्या लिखा है उसके आगे वो देखो तो, है ना। अब है ना, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अमाउंट कैलकुलेट करती थी, फिर डिपॉजिट होता था, फिर उसमें एम्प्लॉयर बोलता था नहीं मेरे हिसाब से इतना अमाउंट आएगा, मेरे हिसाब से इतना अमाउंट आएगा, तो ना बहुत डिले हो जाता था ये सब काम में। ठीक है, फिर हमारी अथॉरिटी को इंटरफेयर भी करना पड़ता था बीच में। तो अब हम लोगों ने इससे बेटर क्या किया, हमने ये बोला कि इससे बेटर है कि एम्प्लॉयर खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर ले कि उसको कंस्ट्रक्शन सेस कितना आएगा। सेल्फ असेसमेंट करने के बाद में वो गवर्नमेंट को आकर डिपॉजिट कर दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो डिले हो रहा था वो डिले कम होगा, एंड जो अथॉरिटी को इंटरफेयर करना पड़ रहा था वो इंटरफेरेंस भी कम होगा। कुछ समझ रहा है क्या? ESI एंड EPF मेन समझा अभी तक के पॉइंट। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट है आप लोगों के गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नाउ हु आर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दोनों के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, वो आप लोग देखो। अच्छा, गिग वर्कर से क्या समझते हो आप लोग? हु इज अ गिग वर्कर? ये है आप लोगों का गिग वर्कर। अभी वर्कर का फोटो सबका सेम दिखेगा, बट अभी समझो डिफरेंस क्या होगा वो समझना। ये है आप लोगों का प्लेटफॉर्म वर्कर। एक लाइन में या एक वर्ड में समझाऊं तो गिग वर्कर का मतलब ये होता है, जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, फ्रीलांसर्स, उसको गिग वर्कर्स बोलते हैं। मतलब वो ट्रेडिशनल एक एम्प्लॉयर के साथ में काम नहीं कर रहा होता, एक ऑफिस अरेंजमेंट में काम नहीं कर रहा होता है, अपनी मर्जी का मालिक इज योर गिग वर्कर। जो प्रोजेक्ट उसको लेना होगा, जो काम उसको करना होगा, वो काम वो करेगा, उसको हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब क्या हुआ? सो प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब आपका जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो वर्कर काम कर रहा है। तो जो कंपनी है ना, कंपनी, उसको आप लोग एग्रीगेटर्स बोलोगे। मतलब उस एम्प्लॉयर का नाम ऐसे समझ लो, उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेटर। और इस प्लेटफॉर्म, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो वर्कर को हायर किया जाता है, वो जो डिलीवरी वगैरह करता है, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। कुछ समझ में आया अभी? तो ये देखो, अभी फोटो देखो वापस। गिग वर्कर्स के नीचे क्या लिखा है? वर्कर्स who do a short term task, ठीक है, और a freelancing type, ठीक है, but they are not tied to a one employer, okay? प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब क्या? ये दिख रहा है आप लोगों को, वो जो डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, वो वर्कर्स who get work through an online platform or the apps, okay? तो जो प्लेटफॉर्म पे इस वर्कर को काम देने का काम करते हैं, जैसे आपके उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी, ये सब आपके एग्रीगेटर्स होते हैं। कुछ समझा? 3 वर्ड वापस से सुनो। गिग वर्कर मतलब फ्रीलांसर, दे आर नॉट टाइड टू वन सिंगल एम्प्लॉयर, शॉर्ट टर्म काम करेंगे, काम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, दूसरे एम्प्लॉयर के पास में चले गए। ठीक है, प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब क्या? ऑल ऑफ द डिलीवरी पार्टनर्स आर कॉल्ड एज योर प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है, जिनको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हायर कराया जाता है। और इस प्लेटफॉर्म को हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और जो हमारी कंपनीज होती है उसको हम लोग एग्रीगेटर्स बोलते हैं। इतना समझ में आया? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस कोड में हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट्स किसको एक्सटेंड किया हुआ है? टू दिस गिग वर्कर्स ऑल्सो एंड टू दिस प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑल्सो। और देखो एकदम ध्यान से क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन, ओके। एंड दूसरा,
न्यू डेफिनेशन हैज बीन इंक्लूडेड ऑफ विच एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। मतलब अब हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो क्या आपको ये तीनों डेफिनेशन दिखेगी? डेफिनेटली यस। दूसरा इन्होंने बोला है एग्रीगेटर्स को ना उनके एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करने का। क्यों कंट्रीब्यूट करने का? इन सारे वर्कर्स के बेनिफिट के लिए। अगर आप लोग ध्यान से न्यूज वगैरह देख रहे होंगे और थोड़ा ही रिसेंट टाइम देखोगे ना तो पता है सारे ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स और जो 10 मिनट्स हम लोगों ने डिलीवरी सिस्टम चालू किया है, बहुत सारे वर्कर्स है ना बहुत आउटरीच कर रहे हैं इसका। कितनी जगह पे तो स्ट्राइक वगैरह भी हुआ था अभी जस्ट रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले। क्यों हुआ था ये पता है? कंपनीज ने और स्टार्टअप ने तो शुरू कर दिया 10 मिनट डिलीवरी थिंग, या हम लोग जब जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाते हैं हमको तो फास्ट चीजें चाहिए होती है, बट जो वर्कर डिलीवरी करने आता है उनकी सेफ्टी का क्या? एक जगह से दूसरी जगह जब डिलीवरी करने आ रहा है कंपनी की तरफ से प्रेशर है कि 10 मिनट में डिलीवरी हो जानी चाहिए। यहाँ पे कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं 10 मिनट में सामान क्यों नहीं आया, तो ये लोग प्रेशर के चक्कर में ज्यादा फास्ट व्हीकल चलाएंगे और वो लोग उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब नया नया आया था ना ये सारे जोमेटो स्विगी ऑल दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तब हम लोगों ने बोला था कि अच्छा है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और ये सब चीजें मिल रही है। जितनी ज्यादा हम लोग ऑनलाइन स्टार्टअप्स और ये सब चीजें कर रहे हैं वो अच्छा है वर्कर के लिए, बट कहीं ना कहीं हम उनकी सेफ्टी को और सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे थे। इस वजह से हम लोगों ने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। समझा? नेक्स्ट देखो सोशल सिक्योरिटी फंड। भाई यहाँ पे ना जो भी ईएसआई ईपीएफ सब पैसा जमा होगा वो किधर जाएगा? सोशल सिक्योरिटी फंड में जाएगा। और वो किन लोगों के लिए यूज किया जाएगा? हमारे सारे टाइप के वर्कर्स के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो फंड है ना ये ना ही एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा और ना ही एम्प्लॉय मेंटेन करेंगे, वो तो बट ऑब्वियस है। ऑफकोर्स वी हैव डिफरेंट अथॉरिटीज मेड जो ये पैसे को मेंटेन करेगी, तो ये गवर्नमेंट के साइड की अथॉरिटीज होगी। ठीक है, और ये फंड से हम लोग हमारे सारे वर्कर्स को एक फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया सोशल सिक्योरिटी फंड में से उसको इंश्योरेंस दे दिया, किसी की डेथ हो जाती है उसके डिपेंडेंट्स को हमने सोशल सिक्योरिटी फंड का पैसा दे दिया। इस पर्पज के लिए ये मेंटेन किया जाता है। तो दिस इज योर नेक्स्ट फीचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड डिफिनेशन ऑफ द डिपेंडेंस। आपको याद होगा तो दूसरे कोड में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर फीमेल एम्प्लॉय होती है तो उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ भी इंक्लूड होते हैं। मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड किया हुआ है? ताकि फैमिली की डेफिनेशन बढ़े और हम लोग ज्यादा लोगों को वो बेनिफिट पहुंचा सके। ठीक है, देन इफ यू रिमेंबर 2 पेज का डेफिनेशन था वेजेस का, सेम था ना दोनों कोड में, यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमने वेजेस की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाई है। ओके, अब आता है कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स कवर्ड। कम्यूटिंग का मतलब क्या हुआ? वाइल ट्रैवलिंग। अब भी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, डिलीवरी पार्टनर्स हो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, काम के लिए ही जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में ही जा रहे हैं, और वहां पे अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है विल दे बी कवर्ड हियर? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। तो उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को भी कवर किया है। ठीक है, नाउ ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय। अभी है ना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जब अपना नया नया कोड की बात आई थी ना, इंप्लीमेंट हुआ उससे थोड़े टाइम पहले, जब भी पता है बहुत ऐसे न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने ये कोड इंप्लीमेंट किए, लेबर लॉ में एकदम हिस्टोरिक चेंज आया है, तो ना क्या हुआ था, यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है ना उनको ग्रेच्युटी, वो लोग ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फ्रॉम द 1 ईयर ओनली, मतलब कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 1 ईयर ओनली। अब मार्केट में ना मेन कंफ्यूजन क्या हुआ था पता है? लोग क्या बोल रहे थे पता है? कि अब ग्रेच्युटी ना 5 साल के बाद नहीं 1 साल के बाद मिलेगी। बट अभी समझो, फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब अलग होता है और परमानेंट एम्प्लॉयज अलग होते हैं। तो ग्रेजुअली ना अगर परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है ना तो उनके लिए अभी भी वो 5 साल वाला ही है। ये जो फिक्स टर्म वाले हैं उनके लिए 1 साल है। का लॉजिक भी समझो, फिक्स टर्म परमानेंट नाम से तो सेम ही लग रहा होगा, इट इज नॉट द सेम। परमानेंट का टर्म डिफाइंड नहीं होता, फिक्स टर्म वाले का टर्म डिफाइंड होता है। 1 साल के लिए काम करेंगे, 5 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है, उसको फिक्स्ड टर्म बोलते हैं। हालांकि चाहे फिक्स टर्म हो कि परमानेंट हो, दोनों को बेनिफिट्स इक्वली दिए जाएंगे, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट दे आर नॉट सेम टू सेम। समझो ध्यान से। तो फिक्स टर्म हमने कवर दोनों को किया हुआ है इसमें, बट कंफ्यूजन मेन मार्केट में उस टाइम पे ये हुआ था कि वो लोग ने ना सीधा ऐसा बोलना चालू कर दिया था कि ग्रेच्युटी सीधा अब 1 साल बाद मिल जाएगी, 5 साल बाद नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग। समझो ध्यान से, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय वालों के लिए पहले था कि कंटिन्यूस 5 साल काम करोगे फिर आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। अब हमने उनका टर्म कम करके 1 साल किया है। परमानेंट वालों के लिए अभी भी 5 साल ही बोलता है, ठीक है। अभी इनका ना लॉजिक समझो क्यों कम किया है।
फिक्स्ड टर्म बोला तो वो कंपनी में जरूरी है कि कंपनी के साथ 5 साल रहेगा, नहीं। अब वो बेचारे ने 1 साल 2 साल 3 साल काम किया, काम तो किया है ना, पूरा पूरा का पूरा काम किया, तो उसको एलिजिबल होना चाहिए ना ग्रेचुइटी के लिए। तो फिक्स टर्म वाले के केस में नहीं, तो उसको जबरदस्ती क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5-5 साल काम करना पड़ेगा, ये तो सही चीज नहीं है। इसीलिए हमने बोला तुमने कंटिन्यूस सर्विस दिया 1 साल का, तो यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। तो जब नया मार्केट में लेबर लॉ के चेंजेस आए थे ना, तो उससे रिगार्डिंग ये कंफ्यूजन हो रहे थे, तो बस इसको अच्छे से समझो। ग्रेचुइटी फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय इज यू आर एलिजिबल आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड नॉट 5 years। ओके, देन आप लोगों ने अलग अलग कोड में बार बार इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सुना है, इधर भी वो चीज आएगी। डीक्रिमिनलाइजेशन एंड मॉनेटरी फाइन्स, याद होगा तो हम लोग ने ये बोला था कि जो भी एम्प्लॉयर ऑफेंस करता है हम उसकी इम्प्रीजनमेंट बोलते थे, ठीक है। अब उसको इम्प्रीजनमेंट मतलब एम्प्लॉयर को जेल में डाल के एक्चुअली में कंप्लायंस हो जाएगा क्या, तो क्या फायदा है उसको जेल में डालने का, इससे अच्छा ना हम क्या करते हैं, उस पर मॉनेटरी फाइन तो लगाएंगे ही, ऑफकोर्स ये। तो मॉनेटरी फाइन लगाने से कम जो वर्कर के साथ इनजस्टिस हुई है वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरी एम्प्लॉयर इन द जेल। इससे बेटर है कि हम उनके ऊपर फाइन लगाए, फाइन का ज्यादा अमाउंट रिकवर होगा तो हम लोग उसको पे कर पाएंगे टू द वर्कर। तो इसके लिए हमने डीक्रिमिनलाइज किया है, तो हमने ना इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस किया है विद मॉनेटरी फाइन। बट ध्यान रखना ये सारी चीजों के लिए नहीं, ये सर्टेन ऑफेंसेस के लिए है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयर को ना कम से कम मतलब मैंडेटरी 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले। ओके, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस लास्ट वाले कोड में हमने किया था, यहाँ पे भी है। डिजिटलाइजेशन ऑफ कंप्लायंस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन, सब कुछ ऑनलाइन एक सिस्टम में मेंटेन करो, इससे क्या होगा, हमारा सारा का सारा सिस्टम एक जगह रहेगा, डेटाबेस अच्छा हो जाएगा, हमारे मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स प्रॉपर हो जाएंगे और कंप्लायंस टाइम पे होगा, कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। एंड द लास्ट फीचर सेज दैट, देखो आ गया वैकेंसी रिपोर्टिंग। एम्प्लॉयर को क्या करने का, जो भी वैकेंसीज है, अभी एक डेफिनेशन आएगी करियर सेंटर्स की, उनको जाके बताने का कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट में सपोज फॉर द पोस्ट ऑफ अ वर्कर ये जॉब अवेलेबल है एट दिस मच सैलरी, दिस मच वेजेस, या मेरे यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए एक रोल अवेलेबल है फॉर दिस मच वेजेस। तो हम लोगों को जाके इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है, इससे होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी रहेगा इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ में आया, ये एक आंसर था आप लोगों का फीचर्स ऑफ दिस कोड। फटाफट से हेड पॉइंट रिवाइज करते हैं। तो स्टार्टिंग के अगर आप लोग 4 देखोगे ना फीचर, ईएसआई और ईपीएफ के बारे में थे, मतलब हमने ईएसआई का कवरेज एक्सपांड कर दिया है, ठीक है। ईपीएफ के लिए इंक्वायरी और उससे रिलेटेड केस को सॉल्व करने का 5 ईयर 2 ईयर वाली लिमिट में। फिर ईपीएफ की रिगार्डिंग अगर अपील करनी है तो अपील के लिए हमने जो डिपॉजिट का परसेंटेज है उसको भी कम कर दिया, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन टेस्ट जो लगता है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क पे, तो हमने बोला एम्प्लॉयर को खुद ही असेस करो और आके भर दो, ठीक है, टाइम रिड्यूस हो जाएगा इससे। देन न्यू टाइप के वर्कर विच इज योर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उसको भी हम लोगों ने इस कोड के अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया, भाई पूरे के पूरे कोड का नाम ही सोशल सिक्योरिटी है, तो बेनिफिट देने के लिए फंड तो बनाना पड़ेगा, तो वो हमने बनाया। और इससे बेनिफिट किसको दिए जाएंगे, सारे वर्कर्स को। तो क्या मैं गिग एंड प्लेटफॉर्म में बोलूं, उसमें आ गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आ गए, यस। देन आता है डिपेंडेंस की डेफिनेशन को हम लोगों ने एक्सपांड किया हुआ है। अगर आप लोग ये दोनों देखोगे तो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, वही वाले फीचर्स है। डेफिनेशन ऑफ वेजेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स को कवर किया है हम लोगों ने यहाँ पे। ग्रेचुइटी फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को हमने 5 साल से घटा के 1 साल किया हुआ है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आप पढ़ चुके थे। डिक्रिमिनलाइजेशन वाले की भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, कंपाउंडिंग भी पढ़ा था, डिजिटलाइजेशन ऑल्सो सिंपल। And this is your new point, which is about your vacancy reporting. Clear हुआ? Okay. Online students, are we clear? So now you have written and studied till your objectives of this act, the features of this code and all that. अब हम लोग है ना applicability of the code चालू करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये जो applicability of the code दिख रहा है, इतना सही है, छोटा सा ही है, हम इसको ना अभी के अभी लर्न करेंगे और स्टार्ट से लेकर एंड तक जब तक ये खत्म ना हो ना तब तक सिर्फ इधर ही ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द मेन कोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर चैप्टर, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। तुमको है ना एप्लीकेबिलिटी एक साथ इधर दे दी है, फिर क्या होगा पता है, जैसे ईएसआई का चैप्टर चालू होगा तो सिर्फ उसके प्रोविजन होंगे, ईपीएफ के प्रोविजन, एप्लीकेबिलिटी पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ दे दी, ठीक है। तो अब 1 by 1 सुनो। उसमें भी आप लोगों का चैप्टर 3 and 4 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है ईपीएफ, दैट इज योर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कब अप्लाई होगा, तो वो सारी एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई होगा
जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। सिंपल। दूसरा, ईएसआई के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है। एक एस्टैब्लिशमेंट जो आप लोगों की नॉर्मल आती है और एक जो हैजार्डस नेचर वाली होगी। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट देखते हो तो जब उस एस्टैब्लिशमेंट में 10 या 10 से मोर एम्प्लॉयज होंगे तब अपना ईएसआई का चैप्टर एप्लीकेबल होगा। बट इस एस्टैब्लिशमेंट में ना जो सीजनल फैक्ट्रीज है वो इंक्लूड नहीं होगी। मतलब अपने को कैसा एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, जो परमानेंट नेचर का चल रहा है वो वाला। दूसरा, अगर हैजार्डस या लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज या बिजनेस है तो उसमें तो अपने को नंबर ऑफ वर्कर्स देखना ही नहीं है, एक सिंगल एम्प्लॉय भी होगा तो भी ईएसआई एप्लीकेबल हो जाएगा। समझा? तो पहली 2 एप्लीकेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईपीएफ एंड ईएसआई। ईपीएफ बोलता है सिंपल एकदम, एवरी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ईएसआई के लिए 2 पॉइंट। ईएसआई बोलता है अगर नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है तो 10 या 10 से मोर। अब वो एस्टैब्लिशमेंट सीजनल नेचर की नहीं होनी चाहिए या फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी हैजार्डस या लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज वाला बिजनेस है तो उस केस में you will not see any kind of number of workers, even if there are single worker, there is a single worker or an employee, the chapter will become applicable on them. ये समझ आया? इसके बाद मैं आप लोगों को छोटी सी इजी एप्लीकेबिलिटी बता दूं। ईएसआई इस जगह पे एप्लीकेबल हुआ। अच्छा, अगर कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होता है तो वहां पे क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत सिंपल बोलती है, उस सारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पे इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी जहां पे चैप्टर 4 विच मींस योर ईएसआई इज नॉट एप्लीकेबल। 3 एप्लीकेबिलिटी याद हुई। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, बात करते हैं अबाउट ग्रेच्युटी। सो ग्रेच्युटी में बोला है, अब इसके भी 2 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स एंड रेलवेज कंपनी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट होगा वहां पे 10 और मोर एम्प्लॉयज देखने के, currently employed or in past employed and on any day preceding 12 months. ठीक है, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है? एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड। तो क्या मुझे इस फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड में नंबर ऑफ वर्कर्स देखने के? नहीं। एवरी बोला मतलब सब पे एप्लीकेबल। सो एवरी मीन्स दैट यू डोंट हैव टू सी द नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, लेकिन अगर वो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है तभी आप नंबर ऑफ वर्कर्स देखोगे, एम्प्लॉयज देखोगे, विच मीन 10 और मोर। ये बात समझ में आई? ग्रेच्युटी के लिए क्या बोला है? 2 जगहों पे ग्रेच्युटी का चैप्टर अप्लाई होगा। अगर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट हुई तो वहां पे क्या देखने नंबर ऑफ वर्कर, और कितने होने चाहिए? 10 और मोर। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी और फैक्ट्री या माइन या ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, तो वो सारी रेलवे कंपनियां, सारी फैक्ट्री, सारी माइंस पे एप्लीकेबल होगा। दैट मींस दैट आई डू नॉट हैव टू सी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्लियर हुआ? 4 एप्लीकेबिलिटी हो भी गई। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट भी ध्यान से देखोगे तो सेम ग्रेच्युटी जैसा दिखेगा। एवरी एस्टैब्लिशमेंट बीइंग फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। थोड़ा सा चेंज है बट इन लाइन विथ योर ग्रेच्युटी है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी इंक्लूड किया। अगेन एवरी लिखा है तो डू आई नीड टू चेक द नंबर ऑफ एम्प्लॉय? नो। लेकिन कोई भी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट होगा तो आई हैव टू सी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी 10 और मोर। ओके, करंटली एम्प्लॉयड, पास्ट एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर एम्प्लॉय कंपेंसेशन, वो हम लोगों ने कर दिया। अब ये वाला है ना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आता है। मतलब जो सोशल सिक्योरिटी एंड टैक्स पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही आता है। सो एवरी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, उसके ऊपर ये वाला चैप्टर अप्लाई होगा। समझ आया? नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इस पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स आ गए, गिग वर्कर्स आ गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आ गए। अगेन आई डू नॉट हैव टू सी द नंबर ऑफ वर्कर। सारे के सारे वो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म या अनऑर्गेनाइज पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट, ये बात कर रहा है अबाउट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द एम्प्लॉय। वो जो हमने वैकेंसीज की बात की, रिक्रूटमेंट की बात की, वो यहाँ पे आएगी। तो ये वाला चैप्टर अप्लाई होता है टू द करियर सेंटर्स, टू द वैकेंसीज, पर्सन सीकिंग सर्विसेज ऑफ करियर सेंटर्स एंड द एम्प्लॉयर। बात क्लियर हुआ? तो टेक्निकली इफ आई सी, मुझे लिमिट्स किसमें याद रखनी है? तो मुझे लिमिट्स याद रखनी है फर्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई। ठीक है, लिमिट याद रखना है ग्रेच्युटी, मैटरनिटी,
इसके अलावा देखो कहीं पे भी लिमिट दिख रहा है आप लोगों को, सो इधर से लेकर इधर तक लिख देवे नो लिमिट्स, मतलब सिंपल याद रखने का, नाम में ही पता चल जाएगा कि इन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल, सिंपल। अब वापस से हम लोग इसको ना ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 4 में हम लोगों को लिमिट्स याद रखनी है। ईपीएफ एंड ईएसआई की लिमिट क्या बोलती है, ट्राई करते हैं कि हमको याद है कि नहीं, एक बार देखते हैं। तो ईपीएफ एंड ईएसआई की लिमिट्स ये बोलती है, इधर मुझे कुछ देखना था 20 और मोर, इधर मुझे कुछ देखना था 10 और मोर, लेकिन इधर क्या बोला था कि ये तो नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट के लिए था, अगर हैजार्डस नेचर वाली हुई या लाइफ थ्रेटनिंग हुई तो हैजार्डस या लाइफ थ्रेटनिंग में शॉर्ट में लिख रही हूँ एकदम, तो यहाँ पे इवन इफ द सिंगल एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड तो आप लोगों का ईएसआई वाला चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों था, तो देखते हैं ईपीएफ एंड योर ईएसआई, ठीक है, डन हो गया दो। अब आते हैं ग्रेचुइटी एंड मैटरनिटी पे, तो कहीं ना कहीं ग्रेचुइटी मैटरनिटी थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है। ग्रेचुइटी में भी 2 पॉइंट्स, मैटरनिटी बेनिफिट वाला भी 2 पॉइंट। इसमें बोलता है एवरी, मतलब नो नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय हैज टू बी सीन, एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स एंड रेलवे कंपनी, तो एवरी दैट थिंग उस पर अप्लाई होगा। एंड अगर इसके अलावा कोई भी शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है तो आप लोग देखोगे इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, 10 और मोर, देन दिस विल बिकम एप्लीकेबल। तो मैटरनिटी के भी 2 पॉइंट, दो में से ये दो, जो सेकेंड वाला है वो तो एग्जैक्ट सेम है, फर्स्ट वाले में एवरी फैक्ट्री वगैरह है, और उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को भी, ठीक है। तो इसको ना अलग से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 हो गए, बाकी के जो रिमेनिंग है उसमें हम लोगों को कोई लिमिट देखनी नहीं है, तो ट्राई करते हैं नाम से डिकोड करने का। एम्प्लॉय कंपेंसेशन बोला तो उस सारी जगहों पे जहाँ पे हमारा ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होता उधर एम्प्लॉय कंपेंसेशन आएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बोला इन रिलेशन टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होगी उस पर ये वाला चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो यहाँ पे भी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स है, गिग वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, उनके ऊपर ये चैप्टर हो गया एप्लीकेबल। एंड द लास्ट वन इज योर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग, दिस अप्लाइज टू ऑल दोस करियर सेंटर्स, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, दोज हु आर सीकिंग रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट पर्पस, तो लास्ट वाला चैप्टर उनके लिए याद रहेगा। यह है तुम्हारे चैप्टर्स की एप्लीकेबिलिटी। क्लियर विद दिस? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? चलो, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशंस पार्ट। तो हमारे पास में है कुछ काफी सारे डेफिनेशन है इस कोड के अंदर भी, तो फटाफट से वो चालू करते हैं। सेट में डिवाइड करते हैं इसको, 3-4 करके हम लोग पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, ऐसे आगे बढ़ेंगे। सो पहला डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए। डेफिनेशन बोलता है द डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट, ठीक है। छोड़ो ये डेफिनेशन को साइड में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एजेंट? किसको बोलते हैं हम लोग एजेंट? किसी के बिहाफ पे काम करता है उसको हम लोग एजेंट बोलेंगे, बस एग्जैक्ट सेम मीनिंग इज गिवन हियर। नॉर्मली हम लोग टर्म बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, उसके बिहाफ पे गुड्स बेचने का या जो भी काम उसने असाइन किया होगा वो एग्जैक्ट सेम थिंग, बस प्रिंसिपल की जगह हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयर या ओनर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट जिसके बिहाफ पे हमारा एजेंट काम करेगा, ठीक है। एजेंट 007 तो ये काम करेगा। अभी what he will do, मतलब what exactly work he has to do? He can do the management, he can do the supervision or any task which is assigned by the owner of that establishment. समझ गया? देखो, so in relation to an establishment means any person who is acting or purporting to act on behalf of the owner. अभी काम क्या करने का? So he takes the part in management, control, supervision or direction of such establishment. बहुत ही simple, easy. नेक्स्ट वाला डेफिनेशन काम का है, नया डेफिनेशन है। यस, एग्रीगेटर। अभी हम लोगों ने क्या बात किया, सपोज ये हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज योर Amazon एंड सॉरी दिस इज योर थिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहले ना यहाँ पे कुछ वर्कर्स जिनको काम करना है, जो एम्प्लॉयज को काम करना है, वो लोग अपने आप को जाते हैं उनके पास में रजिस्टर करवाने और पूरा प्रोसेस करते हैं। अमेजोन ये सारे लोगों को हायर करता है और इनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय एंड वर्कर बनाता है, ठीक है। तो इधर आप लोगों का एम्प्लॉयर या मेन ओनर कौन हुआ? दिस पर्सन। वैसे हमारे पास में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ये सारे वर्कर्स को हायर करते हैं, काम देते हैं,
एंड ऑल दैट थिंग, उन सारे लोगों को, जो मेन कंपनी होती है उसको एग्रीगेटर बोला जाता है, ठीक है। तो आपने फीचर्स ऑफ द कोड में एक पॉइंट पढ़ा था ना कि एग्रीगेटर्स हैव टू कंट्रीब्यूट 1 और 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर, किधर कंट्रीब्यूट करने का, इन लोगों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल देंगे, अ प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्कर्स, ऑल द एम्प्लॉयज हियर एंड गिव देम एम्प्लॉयमेंट, उसको हम लोग एग्रीगेटर बोलेंगे, ठीक है। सो देखो, it's a digital intermediary or a platform that connects customers with the service providers who are working independently, ठीक है। So Uber, Ola, Zomato, Swiggy सब एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, इतना क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज करियर सेंटर, दिस इज ऑल्सो अ न्यू डेफिनेशन। अभी करियर सेंटर हम लोग किसको बोलेंगे बताओ? एक एजेंसी, एक डिपार्टमेंट, एक ऑफिस होगा, ठीक है। इस ऑफिस में एम्प्लॉयर भी रजिस्टर करेगा, एम्प्लॉयज जिनको काम करना है, जो काम ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी रजिस्टर करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे ना, एम्प्लॉयर जिनकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट है वो लोग रजिस्टर करते हैं विद दिस सेंटर। देन जो एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, ऑल दोज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज ऑल्सो रजिस्टर अंडर दिस पोर्टल और अंडर दिस सेंटर, ठीक है। तो अपना करियर सेंटर क्या करेगा, लिस्ट दिया हुआ रहेगा, सूटेबिलिटी एज पर द जॉब, उस हिसाब से हम लोग एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब करियर सेंटर भी एक डेटाबेस तो मेंटेन करेगा ही, ऑफ कोर्स। अब वो लोग जो डेटाबेस एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, दे कैन मेंटेन इट ऑनलाइन, मतलब हमारे डिजिटल सिस्टम पे, या फिर ऑफलाइन फिजिकल रिकॉर्ड्स, एनीथिंग, बट दे आल्सो हैव टू मेंटेन अ डेटा। अब व्हाई करियर सेंटर इज इंक्लूडेड हियर? फीचर्स ऑफ द कोड का लास्ट वाला पॉइंट याद करो, उसमें लिखा था एम्प्लॉयर शैल रिपोर्ट ऑल द वैकेंसीज टू दिस करियर सेंटर, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग क्या इंश्योर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, इसलिए हम लोगों ने करियर सेंटर यहाँ पे बनाए हुए हैं। और 9 एक्ट जो इधर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, उसमें से वन ऑफ द एक्ट वाज रिलेटिंग टू योर दिस थिंग ओनली, दैट्स व्हाई करियर सेंटर या करियर सेंटर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलता है देखो, एनी ऑफिस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया, ये लिंक्डइन के जमानों से पहले, जो सबसे पहले जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वो प्लेटफॉर्म, उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बोला जाता था, गवर्नमेंट के साइड से वो सेटअप किया जाता था, ठीक है। सो एनी ऑफिस इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेस और अ पोर्टल, ऑनलाइन भी हो सकता है, एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच करियर सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ information by keeping of registers, either you will keep it manually or digitally or virtually, ठीक है, as prescribed by the central government। कौन रजिस्टर करेगा? पर्सन हु सीक टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, इसको मैं एम्प्लॉयर बोलूं कि एम्प्लॉय बोलूं? एम्प्लॉयर, पर्सन हु सीक्स टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर एम्प्लॉयर। दूसरा, पर्सन हु सीक एम्प्लॉयमेंट, जो काम ढूंढ रहा है, तो तुम्हारा एम्प्लॉय। सेकेंड, थर्ड इज योर अकरेंस ऑफ द वैकेंसीज, तो जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है ना, उसका भी नोटिफिकेशन वहां पे दिया जाता है। अच्छा, कल अगर याद हो तो अप्रेंटिस एक्ट में एक वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल गाइडेंस की बात हुई थी, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग या गाइडेंस लेने के बाद खुद का कुछ वेंचर या खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहे, वो लोगों के लिए भी यहाँ पे हमने वो सुविधा रखी हुई है, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखो, पर्सन हु सीक टू वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग और गाइडेंस टू स्टार्ट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे करियर सेंटर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये किस कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ। कंट्रीब्यूशन है ना, 2 टाइप का होगा जो इस कोड में आप लोग पढ़ोगे। ये कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एवरी मंथ कुछ पैसा, मतलब उनकी जो सैलरी और वेजेस आती है ना, पता है होता है इन हैंड इतनी सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द थिंग्स, वैसे चीज होती है ये। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एवरी मंथ विल कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सैलरी और द वेजेस, ये जमा होगा एक फंड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ईएसआई फंड, ओके, जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मेंटेन करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये फंड हम लोग ना एम्प्लॉयर के हाथ में ना एम्प्लॉय के हाथ में दे सकते, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज गवर्नमेंट के साइड की है जो इस चीज को मेंटेन करेगी। देन दूसरा भी होता है जिसमें अगेन अवर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक हर महीने कुछ सैलरी एंड परसेंटेज, कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी वेजेस जमा करते हैं, एंड इस टाइप के फंड को हम लोग पीएफ फंड भी बोलते हैं। अगेन दिस विल बी मेंटेन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो ये जो है ना बीच का,
ये फंड जो अक्यूमुलेट हुआ उसको अक्यूमुलेट करने के लिए पहले करना क्या पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन. सो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ मनी विच इज पेएबल बाय द एम्प्लॉयर साइड और बाय द एम्प्लॉय साइड फॉर द पर्पज ऑफ अक्यूमुलेटिंग अ फंड. दिस फंड विल बी मेंटेन्ड आइदर बाय ईएसआई अथॉरिटी और ईपीएफ अथॉरिटी. उन अथॉरिटीज का नाम क्या है वो आप लोगों को आगे आएगा, तो अभी के लिए आप लोग ये याद रख सकते हो. सो अब कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, आ गया, सम ऑफ मनी पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू द सेंट्रल बोर्ड और टू द कॉर्पोरेशन. एक इसमें से जो है ना आप लोगों का वो ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड एक अपना PF वाला है, ठीक है. प्लस इट इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेएबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड. समझ आया, 4 डेफिनेशन हो गई, एकदम सिंपल सिंपल. तो कैसे हुई डेफिनेशन, A² एंड C², मतलब A फॉर एजेंट, A फॉर एग्रीगेटर, C फॉर करियर सेंटर, C फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन. समझ नहीं आया लोगों से अचानक से A² C² कहाँ से आ गया, मतलब लेबर लॉ में कुछ बाकी रखा है हम लोगों ने कि सब हम लोगों को इधर ही पढ़ लेना है. सो 2 डेफिनेशन रिलेटिंग टू A एंड 2 डेफिनेशन ऑफ C. एजेंट, एग्रीगेटर, कैरियर सेंटर, कंट्रीब्यूशन. इसमें एजेंट का डेफिनेशन ओके, बाकी की सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो भी बोल एक बार ये रिवाइज कर लेते. एजेंट का मतलब हुआ जो हमारे एम्प्लॉयर या ओनर के बिहाफ पे काम करेगा. काम करने में वो क्या चीज करेगा, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. दूसरी बात करते हैं हम लोग एग्रीगेटर. सो इट्स अ डिजिटल और एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स द कस्टमर टू दैट इंडिविजुअल जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, और डायरेक्टली ये प्लेटफॉर्म उनको कनेक्ट करता है, उसको हम लोग एग्रीगेटर बोलते हैं. एग्रीगेटर का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स आपको याद आए वो लिख देना, ठीक है. तो A² हो गया. अब C² पे आते हैं, करियर सेंटर्स एंड योर कंट्रीब्यूशन. करियर सेंटर्स का मतलब ये हुआ, इट्स काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और अ पोर्टल और अ सेंटर विच इज मेंटेन और एस्टैब्लिश एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसकी जो रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने, अगेन एज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इट कैन बी मेंटेन मैन्युअली, डिजिटली, वर्चुअली, ठीक है. क्या करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है वो रजिस्टर करेगा, जिसको एम्प्लॉयमेंट देना है वो रजिस्टर करेंगे. कुछ वैकेंसीज आई तो वो वैकेंसीज के बारे में भी इधर ही पता चला जाएगा. और लास्ट में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है, उस पर्पस के लिए कुछ करियर गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस ले रहा है, तो वो भी करियर सेंटर के अंदर ही आएंगे, ठीक है. द लास्ट डेफिनेशन, कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ सम ऑफ मनी पेएबल बाय द एम्प्लॉयर, पेएबल बाय द एम्प्लॉय. तो एक फंड अक्यूमुलेट होगा. अब ये फंड को हमारा एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा आइदर विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और विद द कॉर्पोरेशन. एक ESI का अथॉरिटी है, एक EPF का अथॉरिटी है. तो दिस इज कॉल्ड एज योर कंट्रीब्यूशन. क्लियर है, समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझाना, चल फट से. चलो नाउ लेट अस गो विद द नेक्स्ट डेफिनेशन. आप लोगों ने लिखी 4 डेफिनेशन, एग्रीगेटर, एजेंट, कैरियर सेंटर एंड क्या लिखा चौथा वाला, हाँ, कंट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. अगेन बहुत काम का डेफिनेशन है ये, इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है. ESI है ना, ESI जो इस 3 पर्पस के लिए दिया जाता है, सिकनेस, इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट. तो वो जो इंजरी मतलब चोट लगना. अब चोट लगने का 2 चीज हो सकती है उसके बाद, या तो डिसेबलमेंट या फिर सीधा का सीधा डेथ हो जाएगा, ठीक है. डिसेबलमेंट की भी आप लोगों को आगे डेफिनेशन आएगी तो पढ़ते हैं. तो पहले शुरुआत करते हुए थे और एम्प्लॉयमेंट इंजरी. अच्छा, इंजरी का मतलब क्या हुआ, चोट लगी किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है. चोट दिल पे नहीं लगी है उसको, एक्चुअली फिजिकल चोट हुई है, फिजिकल चोट लगी है. अब वो चोट क्यों लगी है सोचो. अभी सुनो 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 नहीं, दिल पे वाली चोट काउंट नहीं होती यहाँ पे. अच्छा सुनो, इंजरी का मतलब हुआ चोट लगना. ये चोट किसको लगी, एम्प्लॉय को लगी. अच्छा, क्यों लगी है, ठीक है. ब्रेकअप नहीं हुआ है उसका, यहाँ पे चोट लगी है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन, ठीक है. तो उसका हंसना बंद करो भाई सुनो, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है. तो अभी सुनो ध्यान से, वेरी सीरियस एकदम. इंजरी का मतलब चोट लगी, ऑब्वियसली पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय. अच्छा, ये इंजरी के नाम के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट. हो सकता है मशीनरी पे काम कर रहा था और मशीनरी की वजह से चोट लग गई, ट्रैवल कर रहा था काम के पर्पस के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग सकती है. तो इस सब चीजों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर इंक्लूड करते हैं. अभी समझो
क्यों हम लोगों ने इसके लिए अलग से इतना डेफिनेशन बना दिया है? ईएसआई में हम लोग इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ईएसआई में वन ऑफ द मेन पर्पज इज योर इंजरी से रिलेटेड भी फंड दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा, एंड डिसेबलमेंट के लिए भी फंड दिया जाएगा. सो इसीलिए इसको अलग से डिफाइन किया हुआ है. अब समझो, जो भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर आता है, अब इंजरी की वजह से या वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट सफर करता है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट सफर करता है, दोनों ही भारी भारी वर्ड्स की डेफिनेशन आने वाली है थोड़ी देर में. तो उस सारे लोगों को और उस सारे एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाता है एज पर योर ईएसआई चैप्टर. समझ आया? इसीलिए ये इसको डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन. सी नाउ मीन्स अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट or an occupational disease arising out of and in the course of employment. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो तुम्हारी डेफिनेशन में आनी चाहिए. ठीक है. सो फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4, अभी ये कौन सा चैप्टर 4 है? एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी, याद है? उसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला, ये दोनों तो एकदम काम के चैप्टर है. तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा वाला है आपका? ईएसआई आया ना, तो वो लोग उसी की बात कर रहे हैं. सो दे आर सेइंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4, मैं इधर ना छोटू सा लिख देती हूँ ईएसआई. जब तक तुमको चैप्टर 3 चैप्टर 4 क्या है याद ना रहे, वहां पे जब तो तब तक ना, जब भी डेफिनेशन में या किसी आंसर में से चैप्टर नंबर लिखा हुआ है तो छोटू सा हम लोग उधर ही लिख देंगे कि ये किसके बारे में था, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आगे. ठीक है. सो फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4, इफ द एम्प्लॉय इज एन इंश्योर्ड और एन इंश्योरेबल एम्प्लॉय, मतलब उसने ईएसआई के अंदर कवर होगा, उसको इंश्योरेबल एम्प्लॉय बोलते हैं. ठीक है. सो वेदर सच एक्सीडेंट अकर्स और द ऑक्यूपेशनल डिजीज इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे ना ऑक्यूपेशनल का मतलब हम लोगों ने सिर्फ ऑफिस प्रेमाइसेस इंक्लूड नहीं किया हुआ है. हम लोगों ने, अगर वो काम से बाहर जा रहा है, और बाहर जाने का मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है, विद इन और आउटसाइड इंडिया, उन लोगों को भी कवर किया हुआ है. ठीक है. अगर तुमको थोड़ा सा पॉश एक्ट याद होगा ना, उस पे पता है वर्क प्लेस का डेफिनेशन दिया हुआ था और सेक्सुअल हैरेसमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ था. तब भी हमने ये बात किया था कि सिर्फ ये एक्टिविटीज ऑफिस प्रेमाइसेस वाली इंक्लूड होगी कि काम की वजह से अगर बाहर का प्लेस भी है तो भी इंक्लूड होगा. इंक्लूड हुआ था, यहाँ पे भी वो चीज इंक्लूड होगी. ठीक है. तो पहला डेफिनेशन ये, इतनी बात समझ में आया? तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी किसको बोलोगे? पर्सनल इंजरी, जो कि एक एम्प्लॉय को हुई है. किसकी वजह से हुई है? या तो उसका एक्सीडेंट हो गया या उसने ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉन्ट्रैक्ट किया. अब लेकिन ये एम्प्लॉय कैसा है? तो एज पर चैप्टर 4 ही इज कवर्ड अंडर ईएसआई, मतलब वो एक इंश्योर्ड या इंश्योरेबल एम्प्लॉय है. और इसको जो इसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ या इसके जो भी डिजीज हुई वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है विद इन एम्प्लॉयमेंट ओनली. सो एम्प्लॉयमेंट में आप जो टेरिटोरियल लिमिट्स देखोगे, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दोनों को कंसिडर करोगे. इतनी बात समझ में आई? अब लेकिन एक बात समझो कि अगर ईएसआई में कवर्ड नहीं होता तो इसके लिए कौन सा चैप्टर बना है? कंपेंसेशन वाला बना है. तो अब इस डेफिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट देखना. देखो क्या लिखा हुआ है. अभी कौन सा चैप्टर आया? ये वाला. अभी ये चैप्टर किधर दिया हुआ है देखते हैं. मिला आप लोगों को? उस टाइम पे एप्लीकेबिलिटी में हमने क्या बोला था? जिसके भी ऊपर ईएसआई अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? एम्प्लॉय कंपेंसेशन. अच्छा, भले वो एम्प्लॉय कंपेंसेशन में आ रहा हो कि ईएसआई में आ रहा हो, दोनों में लॉजिक और जो स्टांसेस है वो तो सेम ही रहने वाले ना. तो बस उन्होंने डेफिनेशन में लास्ट वाला पॉइंट बोला है कि फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर नंबर दिस, इधर लिख देते छोटू सा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन. ठीक है. So, whether such accident occurs or occupational disease is contracted within or outside the territorial limits of India. इस पॉइंट में सेम चीज थी, खाली डिफरेंस क्या हुआ? ये ईएसआई वाला था जो ईएसआई में कवर्ड हो गया, और ये ईएसआई में कवर्ड नहीं हुआ था, इसके लिए बना एम्प्लॉय कंपेंसेशन. ये समझ आया? तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी की डेफिनेशन क्या बोलती है? पर्सनल इंजरी, चोट लग गई एम्प्लॉय को, एक्सीडेंट हुआ या तो उसका, या उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई. ठीक है. अब कभी हुआ है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इंजरी नाम में ही लिखा हुआ है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही हुआ है. ठीक है. अब करना क्या है इसको? एम्प्लॉयमेंट इंजरी, चोट लग गई तो देखते रहे उसको चोट लग गई है, क्या करेंगे? 2 चैप्टर में से एक चैप्टर में वो कवर होगा. या तो आएगा आप लोगों के ईएसआई वाले चैप्टर में, तो उसका एक्सीडेंट जहां भी हुआ हो या उसको जो भी डिजीज कॉन्ट्रैक्ट हुई हो वो विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया हुई हो. ठीक है. अब ईएसआई में अगर वो नहीं आता है तो फिर जाएगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन में. तो बाकी का सारा पॉइंट्स रिमेन सेम, खाली वो तुम्हारा चैप्टर नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट,
द एवरग्रीन डेफिनेशन ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले से. एस्टैब्लिशमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स योर एनी प्लेस एंड एनी प्लेस जहाँ पे एक इंडस्ट्री, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्यूपेशन, बिजनेस इज कैरिड ऑन. तो अभी तुम देखो सेकेंड वाले में उन लोग ने सबके नाम इंक्लूड कर दिए है. ये सारी प्लेसेस को हम लोग एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे. अच्छा, माइन और पोर्ट को भी वो लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है. सो माइन और पोर्ट भी आ गया. प्लस जो पोर्ट की आसपास की जगह होती है ना, सराउंडिंग एरियाज, नियर बाय एरियाज, जहाँ पे वो डॉक रखा जाता है और वो कैरी किया जाता है, उसको भी हम लोग एस्टैब्लिशमेंट की ही डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. ठीक है. अब लॉजिकल पॉइंट, एक एस्टैब्लिशमेंट के अगर मल्टीपल ब्रांचेस है, वो चाहे एक जगह पे हो कि अलग अलग जगहों पे, किस पे आएंगे वो लोग? एक ही एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट ट्रीट किए जाएंगे. तो वही चीज आप लोगों को दिया हुआ है. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन. सो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये हुआ एनी प्लेस, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन. ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स योर फैक्ट्रीज, योर प्लांटेशन, योर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग. एंड थर्ड, माइन एंड पोर्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है, एज वेल एज पोर्ट की जो नियर बाय सराउंडिंग एरियाज है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है. अब नोट ये बोलता है कि अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट की मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल ब्रांचेस है तो सबको हम लोग एक ही एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा मानेंगे. समझ गया? देखो, सो एस्टैब्लिशमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन. ऑल सच इंक्लूड्स दैट इज फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन. ठीक है. थर्ड, इट इंक्लूड्स माइन, पोर्ट और विसिनिटी ऑफ द पोर्ट, मतलब सराउंडिंग ऑफ द पोर्ट वेयर द डॉक इज कैरिड ऑन. नाउ वेयर एन एस्टैब्लिशमेंट हैज मल्टीपल ब्रांचेस और डिपार्टमेंट, whether they are situated at same place or they are situated in a different places, it shall be treated as parts of the same establishment. समझ गया? आ जाओ नेक्स्ट. फैक्ट्री का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे ना एक मेजर चेंज है. अभी तक आप लोगों ने ना फैक्ट्री जहाँ पे पढ़ी थी ना ऑक्यूपेशनल कोड वाले में, उधर नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़े से अलग थे. यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स अलग है. सब कुछ सेम है, सब कुछ. देखो, एक्सक्लूडिंग वाले पॉइंट भी आप लोगों को सेम दिखेंगे, बट नंबर ऑफ वर्कर्स इधर अलग है. उधर 20 और मोर, 40 और मोर था, इधर 10 और मोर और 20 और मोर है. ठीक है. एंड लॉजिकल, जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे वो किस जगह पे होगा? जब वो फैक्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर होगी. ठीक है. सो बस उतना ही चेंज है यहाँ पे. तो इसको ना हम लोग अच्छे से हाईलाइट करेंगे. ठीक है. बाकी की तुम्हारी डेफिनेशन पूरी की पूरी सेम बोलती है. फैक्ट्री में हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एक प्रेमाइसिस. उस प्रेमाइसिस में क्या कैरी ऑन होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर फैक्ट्री दो चीजों से चल सकती है, विद द एड ऑफ पावर, यानी विद द हेल्प ऑफ पावर. पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या तो इट विल बी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा की कम? ज्यादा, बिकॉज तब हम लोग मैनुअल पे डिपेंडेंट है. ठीक है. तो अगर हमारी फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर चलती है तो कितने वर्कर? 10 और मोर. अच्छा, वो लॉजिक याद है? ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 months, वो सेम रहता है. अगर ये विदाउट द एड ऑफ पावर है तो कितना होगा? 20 और मोर, सेम लॉजिक, ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 months. अच्छा, फैक्ट्री में हम लोग माइंस को इंक्लूड करते हैं? नहीं. फैक्ट्री में हम लोग क्या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन को इंक्लूड करते थे? नहीं. फिर याद है रेलवे रनिंग शेड, ईटिंग प्लेस, रेस्टोरेंट, वो सब जगह इंक्लूड नहीं होती थी, बिकॉज पहली बात यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा. और रही बात आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन की एंड माइंस की, तो उनके लिए अलग एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे और फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे. क्लियर हुआ? इजी डेफिनेशन. अब फैक्ट्री की डेफिनेशन में देखो, जो भी अलग अलग शिफ्ट में या रिलेज में काम करे, याद होगा अगर आपको शिफ्ट और रिलेज का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था, उन सारे लोगों को आप एम्प्लॉइज, जब टोटल एम्प्लॉइज काउंट करोगे तो सब शिफ्ट में और सब रिलेज में काम करने वाले एम्प्लॉइज को आप कंसिडर करोगे. दूसरा, ईडीपी याद है? ईडीपी वो वाला ईडीपी नहीं तुम्हारा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या सिर्फ कंप्यूटर यूनिट जो एक प्रेमाइसिस में पड़े है बट उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा, तो वो भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता था. ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट भी सेम टू सेम दिए हुए. ओके. कितनी डेफिनेशन हुई अपनी? पहला तो वो एम्प्लॉयमेंट, इंजरी, देन ई स्टैंड्स फॉर योर एस्टैब्लिशमेंट, देन एफ फॉर योर फैक्ट्री. ठीक है. अभी एक ही मिनट, छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं. हाँ, अभी ये छोटी सी डेफिनेशन क्या बोल रहा है? देखो, डेफिनेशन ऑफ अ गिग वर्कर, अगेन इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनको हम लोगों ने अभी अभी इसमें कोड में इंक्लूड किया हुआ है. गिग वर्कर को हमने एक वर्ड में क्या बोला था? फ्रीलांसर्स बोले थे. तो ये फ्रीलांसर्स शॉर्ट टर्म तक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं,
ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। एंड ये फ्रीलांसर्स और गिग वर्कर्स का कंसेप्ट कोविड के बाद से और चालू होने लगा, ठीक है, मतलब और ज्यादा फेमस एंड ऑल दैट थिंग्स यूज्ड टू हैपन, उसको हम लोग गिग वर्कर बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रेडिशनली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप विल नॉट बी देयर, कि हम लोग एक ही ऑफिस के साथ एसोसिएटेड है, वो नहीं होगा। फ्रीलांसर है मतलब वो लोग अपनी मर्जी से काम चूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे, वो काम हो जाएगा, फिर वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास या दूसरे काम में लग जाएंगे, उसको गिग वर्कर बोला जाता है, ठीक है। सो देखो डेफिनेशन, अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज बट आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक वर्ड में हम लोग इसको बोल देंगे फ्रीलांसर्स। इतनी बात क्लियर हुई? तो 4 डेफिनेशन फटाफट से लिखते हैं, देन आगे जाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। आप लोगों ने लिखा गिग वर्कर तक लिखे डेफिनेशन, हम लोगों ने गिग वर्कर तक डेफिनेशन पढ़ लिए। अभी सुनो नेक्स्ट वाला, वी हैव अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, वी हैव होम बेस्ड वर्कर, बहुत सारी डेफिनेशन है करंटली, बट अभी ये तीनों सुनो। सो सबसे पहला आप लोगों को डेफिनेशन दिया हुआ है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। बंद करो, हंसना बंद करो थोड़ी देर। अरे सुनो, अपने ना फीचर्स ऑफ दिस कोड जब पढ़ा था ना, उसमें ग्रेचुइटी का एक पॉइंट आया था, तो उसमें लिखा था कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए नाउ द पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 years to 1 year, ठीक है। तब भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी फिक्स टर्म वाले एम्प्लॉइज की और परमानेंट वाले एम्प्लॉइज की, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात वापस से कर लेते हैं। अब सुनो, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज एंड परमानेंट एम्प्लॉइज आर नॉट द सेम, ठीक है। फिक्स्ड टर्म नाम में ही लिखा हुआ है, तो वो एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बोल दो इनको, डिफरेंस अगर समझना है कि टेन्योर ऑलरेडी जिस दिन वो अपॉइंट हुआ तब फिक्स्ड है, ठीक है। परमानेंट वाले का एज सच कुछ भी टेन्योर नहीं होता, या डे 1 पे डिसाइडेड नहीं होता। अच्छा, एम्प्लॉय का डिसाइडेड होता है क्या वो इस कंपनी में इतने ही साल काम करेगा, या एम्प्लॉयर का डिसाइडेड नहीं होता, तो उसको परमानेंट बोलते हैं। अब तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। अब सेम क्या है दोनों को, तो चाहे फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो या परमानेंट एम्प्लॉय हो, दोनों को मतलब सैलरी तो नहीं, बेनिफिट्स और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी रहेगी वो एज कंपेयर टू एंड एज सेम टू सेम एज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज रहेगी, ठीक है। तो इन लोगों को हम लोग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज बोलते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में ही लिख दिया है एंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट नहीं हुई है, मतलब वो काम पे आया है। एंगेजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। डे 1 पे जब आया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ये इतने ही टाइम के लिए हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, so for a fixed period, then his hours of work, wages, allowance and other benefits shall not be less than that of a permanent employee doing same work or work of a similar nature। ये पढ़ के कुछ याद आया? याद है आप लोगों को? वेजेस इक्वल रेम्यूनरेशन, उसमें था ना सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 जन, चाहे फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो या परमानेंट एम्प्लॉय हो, अगर सेम काम या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब इनके बेनिफिट्स, इनका आवर्स ऑफ वर्क, इनके वेजेस, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा, now he also shall be eligible for all the benefits available to a permanent employee proportionately according to the period of service rendered by him, ठीक है। तो वो जितना साल काम करेगा उसको वही सारी बेनिफिट मिलेगी, बट ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट रेट पे हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर डेफिनेशन ऑफ अ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है होम बेस्ड वर्कर। नाम से कुछ समझ आ रहा है क्या? वर्क फ्रॉम होम वाला। अभी देखो बोल सकते हो आप लोग, ये होम बेस्ड वर्कर ना घर से बैठ के काम करेगा या कोई भी और प्रेमाइसिस में काम करेगा, बट ये प्रेमाइसिस एम्प्लॉयर का तो नहीं होगा, इसीलिए तो हमने नाम में उसको होम बेस्ड वर्कर बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप सुनो, ये होम बेस्ड वर्कर मतलब क्या? तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब या तो गुड्स में डील कर रहा है या सर्विसेज में डील कर रहा है, वो बना रहा है। दूसरा, इज नॉट वर्किंग एट द प्रेमाइसेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो या तो वो घर पे काम करेगा या वो कोई दूसरी प्रेमाइसेस में काम करेगा, ठीक है। अब
इसमें ना जो वो काम कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो एम्प्लॉयर ही उनको सारी मशीनरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करके देता है, या कुछ कुछ केसेस में अपने जो होम बेस्ड वर्कर है उसको खुद की वो मशीनरी इक्विपमेंट यूज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, उनके पास खुद का लैपटॉप होता है, खुद की मशीनरी होती है, वैसे तो होम बेस्ड वर्कर में भी सेम चीज होगा। या तो वो मशीनरी इक्विपमेंट इनपुट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करके देगा या एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसे सारे लोगों को आप लोग होम बेस्ड वर्कर बोलोगे। समझा क्या क्या बोला? पहला, क्या काम कर रहा है, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है या सर्विसेज में इन्वॉल्व है। दूसरा, ये घर से काम कर रहा है, घर पे काम कर रहा है, या कोई दूसरी प्रीमाइसेस में काम कर रहा है। बट क्या ये प्रीमाइसेस हमारे एम्प्लॉयर की हो सकती है? नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज, या तो इसको मशीनरी इनपुट एंड इक्विपमेंट हमारे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया होगा या नहीं प्रोवाइड किया होगा। समझ में आया? तो उसको होम बेस्ड वर्कर बोलते हैं। नाउ सी, means a person engaged in the production of goods or services for an employer, ठीक है, in his home or other premises of his choice other than the workplace of the employer and is working for obviously remuneration irrespective of whether or not the employer provides equipment, material or other input। समझ आ गया? Then interstate migrant worker, नाम से क्या समझ में आ रहा है? अब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, नाम से इंटरस्टेट समझ आ रहा है। अभी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर मतलब क्या? वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह, दूसरी स्टेट में आया है काम करने के लिए। अच्छा, अभी ये ना दो टाइप से काम करने के लिए आया हो सकता है। या तो ना इसको एम्प्लॉयर ने हायर किया या इनडायरेक्टली हायर हुआ है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, पॉसिबल। दूसरा, इसने ना खुद से जॉब ढूंढी इधर आके, मतलब उसने वो जॉब जहां अपनी जगह पे रह रहा था उससे दूसरे स्टेट में उसने अपने आप से जॉब ढूंढी, वो भी पॉसिबल होगा। इन दोनों ही लोगों को हम लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलेंगे। क्या बोला हम लोगों ने? जो अपना देश छोड़ के नहीं आया है, ये सिर्फ अपनी सिटियां, अपना शहर छोड़ के आया है, दूसरी जगह पे आया है काम करने के लिए, तो इन या तो इसने खुद से ही काम ढूंढेगा या फिर इसको डायरेक्टली हायर कर लिया गया है बाय द एम्प्लॉयर या फिर बाय इनडायरेक्टली थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब इसका जो वेजेस होगा ना, वेजेस जहां वो काम करेगा, इसकी वेजेस होगी नॉट एक्सीडिंग 18,000 पर मंथ। समझ आया? सो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर किसको बोलोगे? सो मीन्स अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट एंड हु हैज बीन रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर or indirectly by the contractor in one state for employment in such establishment situated in the another state, तभी तो interstate migrant होगा। or who has come on his own from one state and obtained an employment in an establishment of another state or has subsequently changed the establishment within the destination state and he is not drawing a wages exceeding 18,000 per month। समझा? याद रहेगा? तो अभी सुनो फटाफट से, आज की हमारी डेफिनेशन पहली क्या थी? एजेंट। किसको बोलोगे एजेंट? जो हमारे ओनर के बिहाफ पे काम करेगा। क्या काम करेगा? मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे एग्रीगेटर, एक डिजिटल इंटरमीडिएट या प्लेटफॉर्म जो कंज्यूमर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को एक जगह पे कनेक्ट करता है, ठीक है। करियर सेंटर्स, काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जहां एम्प्लॉयर भी रजिस्टर होंगे, एम्प्लॉयज भी रजिस्टर होंगे, वैकेंसीज के बारे में भी पोस्ट किया जाएगा और किसी को भी करियर गाइडेंस या वोकेशनल गाइडेंस चाहिए तो इधर से ही उसको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। देन आता है आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ मनी पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। किसको पे करेंगे डायरेक्टली? वो लोग अथॉरिटी को, या तो इट विल कॉल एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और सेंट्रल बोर्ड और कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ पैसा हमारे एम्प्लॉय के साइड से भी आएगा, उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट इंजरी। इंजरी मतलब चोट लगना, पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय। कैसे चोट लगी? या तो एक्सीडेंट हो गया या उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गए। अब नाम में ही एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, मतलब काम करने के दौरान उसको हुआ है। अब या तो इसको इंश्योरेंस मिलेगा या फिर इसको कंपेंसेशन मिलेगा। इंश्योरेंस बोला तो ये कवर होगा चैप्टर 4 में, ठीक है। अभी चैप्टर 4 के अंदर इज एन इंश्योरेबल और ऑलरेडी एन इंश्योर्ड एम्प्लॉय। चोट जो भी लगी है, एक्सीडेंट जिधर भी इसका हुआ है, वो हुआ है विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर इधर है तो दूसरे वाले में नहीं आएगा, बट द
द एम्प्लॉय हु इज नॉट कवर्ड हियर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा चैप्टर 7 में, दैट इज योर एम्प्लॉय कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन में भी एवरीथिंग रिमेन सेम, खाली चैप्टर चेंज हो गया, इंश्योरेंस के बदले उसको मिलेगा कंपेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ योर इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट सिंपल, एनी प्लेस जहां पे इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ योर फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, ऑडियो विजुअल एक्सेट्रा एवरीथिंग। अब माइन और पोर्ट भी यहाँ पे कवर्ड है, और पोर्ट की जो सराउंडिंग एरिया है जहां पे डॉक को कैरी ऑन किया जाता है वो भी यहाँ पे कवर्ड है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, उसको भी हम लोग सेम इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ही समझेंगे, ओके। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरीथिंग रिमेन सेम, खाली चेंज क्या हुआ, सो फॉर द पर्पज ऑफ हियर 10 or more workers या 10 or more employees when the factory is running with the aid of power, 20 or more when the factory is running without the aid of power, ठीक है। देन आप लोगों ने कौन सी डेफिनेशन किया, गिग वर्कर, GIG इज द स्पेलिंग ऑफ द गिग वर्कर। गिग वर्कर किसको बोलेंगे, जो काम कर रहा है बट ही इज वर्किंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। देन आएगा आप लोगों की 3 डेफिनेशन, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो जिस दिन अपॉइंट हुआ ना उसी दिन पे उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये फिक्स्ड टाइम के लिए आया हुआ है, बट भले फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो, इसके आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस, जो भी अदर अलाउंसेस, बेनिफिट्स होंगे वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय जैसे सेम होंगे इफ इज परफॉर्मिंग वर्क ऑफ सेम और सिमिलर नेचर। दूसरा, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होगा वो सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होगा जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है। होम बेस्ड वर्कर बोला तो नाम में लिखा हुआ है होम बेस्ड, मतलब ये काम करेगा। अभी क्या काम करते हैं, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉयर, बट काम करेगा कहाँ पे, या तो अपने घर में या प्रेमाइसेस ऑफ हिज चॉइस, बट इट शुड बी अदर देन द वर्क प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब इररिस्पेक्टिव वेदर द एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम इक्विपमेंट, मटीरियल्स और अदर इनपुट्स फॉर वर्किंग, ठीक है। एंड द लास्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर मीन्स अ पर्सन जो अपना देश नहीं, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आया। अब या तो इसको डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने हायर किया या इनडायरेक्टली थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हुआ, ठीक है। या फिर जब वो दूसरी स्टेट में आया ना तो उसने खुद से काम ढूंढा और उसने काम किया, या फिर वो जिस स्टेट में आया एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। इन एनी केस ही विल बी कॉल्ड एज एन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, बट टू मेक श्योर कि उसका वेजेस डज नॉट एक्सीड 18,000 पर मंथ। आर वी क्लियर टिल दिस पार्ट? चलो, सो फटाफट से लिखते हैं, देन वी विल कंक्लूड फॉर टुडे, ओके।